Hello everyone, welcome to this IR discussion that means इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कशन। और आज आपका 12 जुलाई और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियाज की ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसीज के बारे में। ठीक है, जो कि आपका शुभजीत राय ने एक्सप्लेन किया है इंडिया की डिप्लोमेसी को, जिसमें वो बताते हैं गिव एंड टेक एंड डेलिकेट बैलेंस की स्ट्रेटेजी अपनाई है इंडिया ने, वो किस तरीके से उसके बारे में जानेंगे। और लैंडमार्क डिप्लोमेटिक टूर, आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जुलाई 2 से लेकर जुलाई 9 तक डिफरेंट ग्लोबल साउथ कंट्रीज में विजिट किया, लाइक घना, त्रिनाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना एंड नमीबिया एंड आफ्टर ऑल आपका ब्राजील। ये डिफरेंट कंट्री, ब्राजील में तो ब्रिक्स की जो समिट हुई थी उसके लिए गए, बट ये चार देशों में जाने की जो सबसे बड़ी रीजन थी कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज में इंडिया की लीडरशिप को स्ट्रेंथ करने की कोशिश थी ग्लोबल साउथ कंट्री में। तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज कहने का मतलब होता है या तो डेवलपिंग कंट्री होगी एंड अंडर डेवलपिंग कंट्री। इस ग्लोबल साउथ के अंदर ये सारी कंट्री आ जाती है। और आपका नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ का मतलब होता है डेवलप्ड कंट्री। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब होता है आपका डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया की लीडरशिप को ग्लोबल साउथ में किस तरीके से स्ट्रेंथ करेंगे, तो पहला है आपका पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, यानी डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया अपनी रिलेशन को स्ट्रेंथ करना चाहता है। साउथ साउथ कॉपरेशन, अब साउथ साउथ कॉपरेशन का मतलब होता है जो डिफरेंट ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाए, लाइक ट्रेड में, ठीक, कल्चर में। ठीक है, आपका ट्रेड हो गया, कल्चर हो गया, और डिफरेंट ग्लोबल जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं, लाइक आपका फिल्म्स एक दूसरे के यहाँ क्या प्रेजेंट करना, ये सारी चीजें भी साउथ साउथ कॉपरेशन में होंगी, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका एक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, और जो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, लाइक आपने अभी देखा होगा पिछले 2-3 सालों में इसराइल और गाजा का हुआ, इसराइल और ईरान का भी करंट में हुआ, उसके बाद आपका अपने रशिया और आपने यूक्रेन का देखा। ये जो डिफरेंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इसमें किस तरीके से अपने स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाकर चलना है। ठीक है, इससे इंडिया क्या करेगा, अपने लीडरशिप रोल को स्ट्रेंथ करेगा। ठीक, एक तरीके से इंडिया अपने आप को पोजिशनिंग कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न पावर्स और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। ठीक, कैसे, जो ये देख रहे होंगे कि न्यू ग्लोबल पावर डायनेमिक्स अभी क्रिएट हुआ आफ्टर कोविड पेंडेमिक, इसमें रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसमें इंडिया ने अपने आप को एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग दिखाने के लिए अपने आप को सामने प्रेजेंट किया। रीअलाइनमेंट टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ, शिफ्ट इन इंडिया पोजीशन। ट्रेडिशनली हमें ये पता है कि इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस, इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी टाइज है किसके साथ, इसराइल के साथ। लेकिन जब हम देखते हैं कि पोस्ट अक्टूबर 7 2023 जब हमास अटैक और इसराइल का मैसिव रिटेलिएटरी ऑफेंसिव अटैक किया गया, तो इंडिया ने एक कैलिब्रेटेड टर्न लिया, जैसे कि वॉइसिंग ग्रेविंग कंसर्न ओवर द एस्केलेशन ऑफ द वायलेंस इन गाजा, यानी गाजा के अंदर जो वायलेंस बढ़ा, जिसकी वजह से जो एस्केलेट हुआ, उसके ऊपर ग्रेव कंसर्न, एक बहुत ही कंसर्न दिखाने की कोशिश करी इंडिया ने, ह्यूमैनिटेरियन फोकस करने की कोशिश करी। इंडिया ने ज्वाइन किया ब्रिक्स की कंट्रीज को कंडेम करने में, जैसे कि सिविलियन कैजुअलिटी जो आपकी गाजा में हुई उसके खिलाफ, यानी इंडिया ने एक तरीके से कंडेम किया इसको। मास डिस्प्लेसमेंट, जो मास डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको भी कंडेम किया इंडिया ने। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ होम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और गाजा में या इजराइल में जो भी एक सिविलियंस के ऊपर अटैक किए गए, उनके होम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया, उसको भी एक तरीके से इंडिया ने क्या किया, कंडेम किया। इंडिया जनरली एम्फसाइज करता है ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरी को अलाइन इट्स लैंग्वेज विद ग्लोबल साउथ सेंसिटिव एंड यूएन पोजीशन, यानी एक तरीके से इंडिया इसको सपोर्ट करता है। अब इससे क्या पता चलता है कि इंडिया एक तरीके से रिपोजिशनिंग कर रहा है मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में, यानी मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में इंडिया क्या कर रहा है, अपने आप को रिपोजिशनिंग कर रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम साइलेंट सपोर्टर ऑफ इजराइल टुवर्ड्स अ मोर न्यूट्रल ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड ग्लोबल साउथ अलायंस स्टैंस। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, इंडिया जनरली क्या है कि एक तरीके से साइलेंटली सपोर्ट करता था इसराइल को, लेकिन अब ज्यादा कहाँ आपको टर्न हो रहा है, न्यूट्रल की तरफ, ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड की तरफ एंड ग्लोबल साउथ अलाइंड स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया को अपने आप को एक तरीके से ग्लोबल साउथ में अपने आप को क्या लीडरशिप, एक लीडर्स एज ए कंट्री प्रेजेंट करने की कोशिश
करना चाहता है। टर्न अवे फ्रॉम इजराइल, अ स्ट्रेटेजिक सॉफ्ट रिकैलिब्रेशन। ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी रशिया के अंदर जून 2024 में, तो इंडिया ने एक तरीके से स्ट्रांगली वर्ड स्टेटमेंट्स दिए, क्या कंसर्न दिखाते हुए, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी जो ये चीजें हो रही हैं इजराइल और गाजा के बीच में या रशिया और यूक्रेन के बीच में, इंटरनेशनल लॉ का क्या है, वायलेशन नहीं होना चाहिए, एक तरीके से कंसर्न दिखाना चाहता था इंडिया। यूज ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स इन गाजा, गाजा के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स एक तरीके से आप यूज कर रहे हो, एक्सेस आप फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ये एक तरीके से क्या था, ये तीनों पॉइंट अगर आप देखो बेसिकली इजराइल के अगेंस्ट में ही है। बट आप ब्रिक्स रियो डिक्लेरेशन जो जुलाई 2025 में हुआ उसमें क्या, कंडेमिंग इजराइल मिलिट्री अटैक स्ट्राइक्स ऑन ईरान, ईरान के ऊपर जो इजराइल ने मिलिट्री स्ट्राइक्स किए उसको कंडेम किया इंडिया ने एक तरीके से, डिप्लोरिंग द कंटिन्यूइंग वॉर इन गाजा, और जो वॉर गाजा में चल रहा है उसको एक तरीके से रोकने प्रिवेंट करने के लिए एक तरीके से डिप्लोरिंग किया। कॉलिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन अंडर यूएन चार्टर, यानी सिविलियंस की प्रोटेक्शन के लिए भी एक तरीके से यूएन चार्टर के अंदर उसको कॉल किया कि भाई प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी सिविलियंस को, आप अपनी इंटरेस्ट के बेसिस पर किसी सिविलियंस को नुकसान नहीं कर सकते। ओके, इंडिया ने एक तरीके से डुअल मैसेजिंग देने की कोशिश करी है, कैसे, ये देखो आप, इंडिया डिड नॉट अमेंडेड इट्स स्ट्रेटेजिक टाई विद इजराइल, इजराइल के साथ इंडिया ने कोई स्ट्रेटेजिक टाई ब्रेक नहीं की है, बट फॉर अ फोरम लाइक ब्रिक्स, जहां पे इंडिया ने एक तरीके से ग्लोबल साउथ की तरफ लीन होने की कोशिश करी है, उनके पर्सपेक्टिव्स को, ग्लोबल साउथ की जो पर्सपेक्टिव है उसकी तरफ लीन होने की कोशिश करी है, जिसमें एक तरीके से इसराइल को एग्रेसर के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, दिस न्यूअन्स स्टांस मेंटेन इंडिया मॉरल लीडरशिप व्हाइल प्रिजर्विंग स्ट्रेटेजिक अलायंस, यहाँ पे इंडिया एक तरीके से मॉरल लीडरशिप शो करने की कोशिश कर रहा है, साथ साथ में इसराइल के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाकर भी रख रहा है। यानी इंडिया एक तरीके से एक टाइट रोप पे वॉक कर रहा है, नॉट कंप्लीटली वो इजराइल की तरफ एलिनेट भी नहीं हो रहा है और ना ही कंप्लीटली अरब की तरफ या अफ्रीकन स्टेट्स की तरफ एलिनेट भी नहीं हो रहा है विद प्रो पैलेस्टीनियन सिंपथीज, यानी क्योंकि आप देख रहे होगे अरब और अफ्रीकन कंट्री की जो सिंपथी है वो पैलेस्टीनियन की तरफ है, बट कंप्लीटली इंडिया इसकी तरफ भी एलिनेट नहीं हो रहा है और ना ही इजराइल की तरफ। पाकिस्तान एंड टेररिज्म, ए कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक टेरर, इंडिया ने एक तरह से एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर का पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जो कंडक्ट किया मिलिट्री स्ट्राइक्स, वो ऐसा था कि टेरर लॉन्च पैड जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लॉन्च पैड थे टेरर के, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इंडिया ने, और मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप्स थे उसको भी इंडिया ने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, यानी नुकसान पहुंचाया भी हमने एक तरीके से। मैनी ग्लोबल साउथ कंट्री डिड नॉट सपोर्ट इंडिया पब्लिकली रिफ्लेक्टिंग, अब बहुत सारी कंट्रीज जो थी ग्लोबल साउथ की वो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट ये करता है कि ग्लोबल साउथ में मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान की जो इन्फ्लुएंस है मुस्लिम मेजोरिटी नेशन में है, डिस्कम्फर्ट ओवर बायलेटरी मिलिट्री एक्शन बिंग इंटरनेशनलाइज, यानी अगर आप देखोगे बायलेटरी मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अगर इसको हम इंटरनेशनलाइज किया जाए यानी ग्लोबल साउथ इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे भी रिलेशंस दोनों कंट्री के साथ बिगड़ने के चांसेस रहेंगे। तो इंडिया ने एक तरीके से इंडिया को न सपोर्ट करने का ग्लोबल साउथ का ये रीजंस रहा है। इंडिया ने कैसे, अब इंडिया ने इसका रिस्पॉन्स कैसे दिया, तो एक तो सबसे बड़ी बात कि मल्टी पार्टी डेलीगेशन इंडिया ने भेजी, जो कि इंडिया की स्ट्राइक्स को, रैशनैलिटी को एक्सप्लेन कर रहा था कि इंडिया ने स्ट्राइक्स क्यों किया, क्यों करना जरूरी था। इवन प्रोजेक्ट किया इंडिया एंटी टेरर ऑपरेशंस को एज ए डिफेंसिव, टारगेटेड एंड नेसेसरी, भाई डिफेंसिव है, टारगेटेड है, नेसेसरी है, यानी ये इंडिया ने जो एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया उसका टारगेट ही यही था कि डिफेंसिव था हमारा, टारगेटेड था और नेसेसरी था। काउंटर पाकिस्तान नैरेटिव इन डिप्लोमेटिक एंड मीडिया सर्कल्स, और जो पाकिस्तान अपनी नैरेटिव चला रहा था, उसने राफेल गिरा दिए तो उसने इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, तो इसको एक तरीके से इंडिया ने काउंटर करने की कोशिश करी। अनलाइक गाजा, where India aligned with humanitarian sentiment on terrorism, India take a hardline stance, seeking international support while isolating Pakistan. अगर आप डिप्लोमेटिकली आप देखने की कोशिश करो तो इंडिया गाजा में क्या कर रहा था, ह्यूमैनिटेरियन सेंटिमेंट्स की तरफ से एड देने की कोशिश कर रहा था, बट जब इंडिया पे वही चीज टेररिज्म के खिलाफ इंडिया ने क्या किया, हार्ड लाइन लेने की कोशिश करी, इंटरनेशनल सपोर्ट पाने की कोशिश करी, और जबकि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की भी
कोशिश करी, है ना? ये क्या, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अगर हम अपने लिए यानी इंडिया को अगर फर्स्ट सर्व नहीं करेंगे तो हमारे लिए नुकसान ही होगा ना। और हमें एक ग्लोबल लीडर बनना है, तो उसके लिए हमें अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ब्रिक्स की स्टेटमेंट ऑन टेररिज्म और डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया, यानी अगर आप देखोगे कि जो अभी ब्रिक्स समिट चला उसमें इंडिया को एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिली, क्योंकि ब्रिक्स ने क्या दिया, टेररिज्म अटैक के खिलाफ ब्रिक्स ने सपोर्ट किया। यानी पहलगाम अटैक हुआ जो टारगेटेड हिंदू पिलग्रिम्स रूट इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर में आपने देखा होगा कि जो पहलगाम अटैक हुआ था जहां पे जो लोग घूमने गए थे वहां पे टेररिस्टों ने आके उनसे हिंदू मुस्लिम के बेस पर उनको मारना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ब्रिक्स ने जो यहाँ पे एक तरीके से इंडिया ने डिमांड किया था स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनली कंडेमनेशन। यहाँ पे एससीओ में आपने देखा होगा, एससीओ में कोई कंडेमनेशन नहीं हुआ था जहाँ पे आपके जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उन्होंने साइन नहीं किया था। ठीक है, ज्वाइंट स्टेटमेंट के ऊपर साइन नहीं किया था। बट अगर आप देखो क्वाड में इसके बारे में डिस्कशन भी हुआ और यहाँ पर एक तरीके से डिमांड जो की गई थी इंडिया के द्वारा कंडेमनेशन की, वो क्वाड में की गई, है ना। और क्वाड आपको पता है क्या है, इंडिया पैसिफिक इंडो पैसिफिक जो ओशन एरियाज है वहां पे चाइना को एक तरीके से क्या कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। वैसे तो ये कहा जाता है कि, लेकिन इंडिया इस चीज को नहीं मानता। वहां पे वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग टाइज करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज की क्वाड कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस को बाय बाय आपका बिजनेस या आपका ट्रेड से वो क्या करना चाहता है, एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई क्वाड के अंदर इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि इंडिया डायरेक्ट चाइना के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ब्रिक्स जो डिक्लेरेशन के अंदर देखा गया, जो पहलगाम अटैक को उसको कंडेम किया गया इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म। रीअफर्म कमिटमेंट दी गई कि कॉम्बैटिंग टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म, किसी भी फॉर्म की टेररिज्म हो उसको क्या कॉम्बैट किया जाएगा या करना चाहिए। एड्रेसिंग टेरर फाइनेंसिंग को एड्रेस किया गया। सेफ हेवंस, जो टेररिस्ट की सेफ हेवंस है उसको एड्रेस किया गया। एंड क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को भी एक तरीके से कंडेम किया गया। यानी जो आउटकम ये निकलता है कि चाइना जिस तरह से शील्डिंग देता था पाकिस्तान को, क्योंकि देखो एससीओ के अंदर चाइना का ही तो इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से पहलगाम अटैक को कंडेम नहीं किया गया। चाइना जिस तरह से ट्रेडिशनली शील्डिंग देता है पाकिस्तान को, इंडिया ने एक तरीके से वहां पर सक्सीडेड पाया एक स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर नैरेटिव बनाकर विदाउट डायरेक्टली नेमिंग पाकिस्तान, बिना पाकिस्तान का नाम लिए। ठीक है, इंडिया डेलिकेट बैलेंसिंग गेम, यानी अगर आप स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव देखो कि रिटेन किया वेस्टर्न इजराइल पार्टनरशिप को डिफेंस में, टेक में और सिक्योरिटी में। ग्लोबल साउथ को एक तरीके से विन किया मॉरल वॉइस में, ह्यूमैनिटेरियन अलाइनमेंट में और नॉन अलाइनमेंट में। आइसोलेट किया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली व्हाइल फाइटिंग टेररिज्म मिलिटरीली, यानी एक तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट किया डिप्लोमेटिकली और टेररिज्म के खिलाफ भी इंडिया ने मिलिटरीली लड़ा। टैक्टिकल डिप्लोमेसी में अगर आप देखोगे तो इंडिया अवॉइड बाइनरी चॉइसेस, इंडिया ने बाइनरी चॉइसेस को क्या एक तरीके से अवॉइड किया है। गाजा पे देखोगे तो साइड्स विद ह्यूमन राइट्स, यानी ह्यूमन राइट्स के साथ तो है बट नॉट अगेंस्ट इजराइल डायरेक्टली, लेकिन इजराइल के अगेंस्ट भी डायरेक्टली नहीं। पाकिस्तान के बेसिस पर देखें तो एक तरीके से लाइन ऑन टेरर पे फॉर्म लिया है, मतलब एकदम कठोर डिसीजन लिया व्हेन मैनेजिंग मल्टीलेटरल ऑप्टिक्स, और मल्टीलेटरल ऑप्टिक्स को भी मैनेज किया। यानी मल्टीलेटरल ऑप्टिक्स को भी, मल्टीलेटरल पॉइंट्स ऑफ व्यूज थे डिफरेंट कंट्रीज के, यानी आपके वेस्टर्न कंट्रीज के और ईस्टर्न कंट्रीज के या ग्लोबल साउथ कंट्रीज के या ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज के, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको भी एक तरीके से क्या कहते टैक्टिकल वे में कंट्रोल करने की कोशिश करी। नैरेटिव मैनेजमेंट, अब इंडिया ने कैसे प्रोजेक्ट किया अपने आप को, अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, अ रिस्पॉन्सिबल पावर एडहरिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स, यानी इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए एक रिस्पॉन्सिबल पावर शो किया अपने आप को। और विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और अपने आप को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का विक्टिम भी दिखाने की कोशिश करी। डिजर्व किया, ग्लोबल सपोर्ट को पाने की कोशिश करी, यानी एक तरीके से बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट को बनाने की कोशिश करी इंडिया ने। इंडिया डिप्लोमेसी इज मार्क्ड बाय प्रैग्मेटिक आइडियलिज्म कंबाइनिंग एथिकल प्रिंसिपल विद स्ट्रेटेजिक सेल्फ इंटरेस्ट, यानी एक तरीके से एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए स्ट्रेटेजिक सेल्फ इंटरेस्ट को भी मेंटेन किया। मतलब सीधी सी बात है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो भी डिसीजन लेना पड़ेगा, हार्ड या सॉफ्ट, या हमें मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी फॉलो करनी पड़ेगी, उसको भी इंडिया ने क्या किया, फॉलो किया।
ग्लोबल साउथ परसेप्शन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के प्रति जो ग्लोबल साउथ का परसेप्शन है वो क्या है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्रोइंग सॉफ्ट पावर, यानी दैट मीन्स इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। कैसे? इंडिया एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है चाइना को इन द ग्लोबल साउथ में। रिलायबल वॉइस फॉर डेवलपिंग कंट्री एट यूएन, ब्रिक्स एंड G20, यानी यूएन, ब्रिक्स, G20 मल्टीलेटरल जो कंट्रीज की एक तरीके से क्या है आपके ग्रुप्स हैं, उसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज को एक तरीके से वॉइस दे रहा है। पीसफुल पावर डेट अवॉइड कोलोनाइजिंग और इंटरफेयरिंग, पीसफुल पावर बनने की कोशिश कर रहा है। कैसे? कोलोनाइजिंग और इंटरफेयरिंग को अवॉइड करके। दैट मीन्स डिफरेंट कंट्रीज के जो रिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशन है, उनके बीच में इन्वॉल्वमेंट ना होकर। चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए? डबल स्टैंडर्ड डिबेट, यानी इंडिया के डबल स्टैंडर्ड पे बात चलेगी। जैसे कि सपोर्ट करना गाजा को, लेकिन स्ट्राइक करना है पाकिस्तान पर, क्योंकि गाजा ने भी तो एक तरीके से फर्स्टली पहले उसने इसराइल पे अटैक किया था। तो इसराइल ने जब अटैक किया तो हमने फिर भी क्या किया, एक तरीके से सपोर्ट किया गाजा को ह्यूमैनिटेरियन एड के बेसिस पर। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आई तो हमने डायरेक्ट अटैक किया और हार्ड स्टांस लिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ लीडरशिप वॉज डोमेस्टिक कंस्टेंट, यानी जो लीडरशिप की जो एक्सपेक्टेशन है वर्सेस डोमेस्टिक कॉन्स्टेंट है, उसको भी एक तरीके से मैनेज करने की कोशिश है। कंपीटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, यानी जो चाइना की जो इन्फ्लुएंस है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका कंट्रीज में, उसको एक तरीके से compete करना, ये हमारे लिए यानी इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। कंक्लूजन क्या निकलता है? इंडिया जो ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी उसमें गिव टेक एंड बैलेंस की स्ट्रेटेजी लेकर चल रहा है। जैसे कि इंडिया डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट टुडे आर नो लॉन्गर रिएक्टिव, आज हमारा रिएक्टिव एंगेजमेंट नहीं होता, बट दे आर स्ट्रेटेजिकली डिजाइन एंड प्रोएक्टिव। हम क्या है, अब प्रोएक्टिव काम करते हैं, रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव। जैसे कि शेपिंग मल्टीलेटरल डिस्कोर्स को शेप करना, यानी कि क्या आइडियाज रहने वाले हैं, क्या आपका हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है, उसको एक तरीके से शेपिंग करना। एम्पलीफाइंग डेवलपिंग वर्ल्ड वॉइसेस, यानी डेवलपिंग कंट्रीज की जो वॉइस बन के आना। नेविगेटिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट विदाउट आइसोलेशन, यानी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को एक तरीके से नेविगेट करना बिना आइसोलेशन के। थ्रू a mix of subtle signaling, quiet diplomacy, and bold messaging, India is reshaping its global identity from a regional power to global south anchor. Basically, India अब क्या बन रहा है, रीजनल पावर से ग्लोबल साउथ एंकर की तरफ। जो हमारा जो फाइनल टेक अवे है वो ये है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी इस फेज में आ चुकी है where simultaneously speak to Washington, Riyadh, Tel Aviv and Brasilia, यानी ब्राजील के साथ, and still be understood, respected and supported अकरा, जकार्ता एंड ब्यूनस एयर्स, यानी एक तरीके से हम वेस्टर्न कंट्रीज और साथ में ग्लोबल साउथ कंट्रीज को भी क्या है, मैनेज करके चल रहे हैं। यानी एक तरीके से ये जो आर्टिकल है, यानी ये आर्टिकल है, ये शो करता है कि इंडिया की स्मार्ट, सेंसिटिव एंड स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी को इस पोलराइज्ड वर्ल्ड के अंदर। आई होप आपको इस पूरे आर्टिकल डिस्कशन के अंदर आपको वो सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे जो मैंने आपको समझाए। और ये इंडिया की एक इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर स्मार्ट स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी है, जिसको कि इंडिया अब फॉलो कर रहा है इन अ प्रोएक्टिव मैनर। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू।